राधे राधे बेडीज। तो दिस साइड गजराज सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। आज अपन पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत अवेटेड वीडियोस था। तो ये आप कर लोगे तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए जो बीकॉम का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत सफिशिएंट है। देखो आपको आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक थ्योरेटिकल आते हैं और एक प्रैक्टिकल आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप इजीली पढ़ भी सकते हो, आपको याद भी रह जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कुछ फॉर्मूला हो गया, गलती से भी प्लस माइनस का भी हो गया दिक्कत, तो आपका पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। तो हो सके तो आप थ्योरी क्वेश्चंस पे ध्यान रखो, और अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अपना फेम फोकस सेकंड प्रायोरिटी पे रखना। और कुछ भी डाउट होता है, किसी भी नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखे हैं या फिर यहाँ जो नंबर लिख रखे हैं यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बहुत पेपर्स के एनालिसिस किए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के, जिससे हमें पता चले कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और कौन से क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन देखे हैं वो रिकमेंडेड क्वेश्चन है, आप और पढ़ सकते हो तो आपकी मर्जी, वरना अगर जो रात को एक रात पहले पढ़ रहा है वो ये पढ़ ले तो उसके लिए इनफ, मोर देन इनफ है। ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि ऐसे क्वेश्चन सेम छपे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बीकॉम का, ये फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। पहला क्वेश्चन जो बहुत लिख के ले लो आने वाला है अपने, टिक कर लो, इसको पढ़ लो, इसको ध्यान लो। गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक। क्वेश्चन देखो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इर्द गिर्द करके थोड़ा बहुत इंग्लिश की लैंग्वेज बदल के दिए होंगे, पर क्वेश्चन मेन आप याद रखना डेफिनेशन क्या होनी चाहिए स्टैटिक्स की। स्टैटिक की डेफिनेशन में आपको दो लाइनें याद रखनी है। अगर दो दो नंबर या थोड़े ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये दो पॉइंट्स और लिखने हैं एडिशन, वरना आपको ये दो लाइनें आती रही। दो लाइनें क्या है अपने, स्टैटिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। स्टैटिक्स क्या है, एक सिंपल सी चीज है। स्टैटिक्स क्या होता है, एक बुक, बुक को बोलते हैं स्टैटिक्स। देखो बुक में क्या होता है, एक डाटा होता है। क्या होता है, डाटा होता है, डाटा का कलेक्शन करते हैं अपन। और ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज में बुक्स में सिलेबस लिखते हैं, सिलेबस को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। एनालाइजिंग, उस बुक के अंदर जो टॉपिक के अंदर क्या क्या लिखना है वो अपन बोलते हैं एनालाइजिंग। ठीक है। इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग मतलब ऐसी लैंग्वेज या ऐसी लैंग्वेज लिखना जो लोगों को समझ में आए। और प्रेजेंटिंग मतलब बुक का कवर कैसा होना चाहिए। तो इस पूरे डाटा को अपन एक बुक, हर बुक एक स्टैटिकली टाइप बनती है, इसलिए अपन इसकी डेफिनेशन बुक से याद रख सकते हैं। सिर्फ याद रखना क्या, बुक। Static is the science of collecting, organizing, analyzing, interpreting and presenting data। समझ में आया, पढ़ लो, याद कर लो। और ये दो पॉइंट्स आपको रीड आउट कर देने। इट हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, प्रोवाइडिंग कॉम्प्लेक्स डाटा को प्रोवाइड करना, इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करने में काम आता है। और वेरियस मेथड टेक्निक से डाटा को एनालाइज करने के दो पॉइंट्स। सिर्फ नंबर ज्यादा है तो देखो इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, फालतू की चीजें मत लिखना। पॉइंट टू पॉइंट, मैंने इनमें जितने भी आंसर लिखे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखे हैं। सिर्फ आपको पॉइंट याद रखना है, 12-14 वर्ड्स याद रखने हैं और आपका नंबर निकल गए। कैसे मैं बताता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टैटिक्स साइंस कमांड। इसमें दो तीन और क्वेश्चन मिल सकते हैं, आर्ट का और इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप अगर एक सिंपल सिर्फ साइंस का पूछे तो आप ये चीज लिख सकते हो। क्या चीज लिख सकते हो, स्टैटिक्स इज साइंस बिकॉज इट फुलफिल्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। साइंस स्टैटिक्स क्या है, एक साइंस, साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। साइंस की कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिक्स। देखो स्टैटिक्स इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ प्लान नॉलेज, इट स्टडीज कोर्स एंड इफेक्ट रिलेटेड विद मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स, इट हैज द कैपेसिटी ऑफ मेकिंग फोरकास्ट। सम ऑथर्स हाउएवर से इट इज नॉट साइंस बट अ साइंटिफिक मेथड। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि स्टेटिक्स एक साइंस है। साइंस कैसे, साइंस ऐसे है कि साइंस को अपन जानने का, साइंस का मतलब क्या है, कुछ भी चीज अपन को जाननी होती है, कुछ चीज समझनी होती है, जो चीज उस पर्टिकुलरली उस मोशन में समझनी होती है कि ये मोशन में काम कैसे हुआ है, ये चलते चलते काम कैसे हुआ है, ये चीज हुई कैसे, उसको अपन साइंस बोलते हैं। अब स्टेटिक्स का भी वही मामला है, स्टेटिक का भी सेम ही मामला है। अपने एनालाइज करना डाटा को, सारी चीजों को समझना, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और ये चीज़ों को समझना, करना, एक डाटा को मैनिपुलेट करना। और डाटा हर चीज़ होता है, डाटा ऑब्जेक्ट भी होता है, तो इसलिए बोलते हैं साइंस है। बट साइंटिस्ट कहते हैं कि ऑब्वियसली एक बुक को मैं एक साइंस नहीं कह सकता हूँ, उसको एक साइंटिफिक मेथड कह सकता हूँ उसको समझने को, है ना। स्टैटिक्स को मैं एक साइंटिफिक मेथड कह सकता हूँ समझने को, साइंस नहीं कहूँगा, क्योंकि साइंस की तो खुद बुक होती है। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप पढ़ सकते हो, स्टैटिस्टिक्स इज सेड टू बी बोथ साइंस एंड आर्ट्स का। साइंस और आर्ट्स के लिखते हैं, आप दो तीन पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने प्रॉपरली, बहुत अच्छे से पॉइंट्स है। आप दूसरी कोई बुक है उसमें से भी पढ़ सकते हो, पर ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ो। ये तीन पॉइंट्स है सिंपल से। इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक मेथड डाटा कलेक्शन एंड एनालाइज के लिए अपन उसको साइंस बोला जाता है, जैसे कि मैंने अभी पढ़ाई दिया था। मैथमेटिकल प्रिंसिपल, स्टैटिक टेक्निक्स, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट, प्रिसाइज रिजल्ट्स। सिंपल से तीन फॉर्मूले हैं, आप याद कर देना, बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, याद कर दोगे इजीली याद हो जाएंगे। अब आर्ट्स वाली चीज, आर्ट्स वाली चीज क्या है, आर्ट्स का मतलब वो नहीं है ड्राइंग वॉइंग। आर्ट्स का मतलब होता है स्किल, स्किल का मतलब है कौशल, कौशल का मतलब होता है अपनी कला। कला क्या है ना, कला देखो कला हर चीज में आती है, तो स्टैटिक्स में भी कला आती है। देखो स्टैटिक्स कोई आदमी होता है जो स्टैटिक्स या और कोई भी जो स्टैटिक्स में अच्छा होता है, मतलब उसकी कला है,
ऑब्वियसली आर्ट है। तो एक स्किलफुल एप्लीकेशन है, जजमेंट है, डाटा को मैनिपुलेट करना, किस तरीके से दिखाना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से बनाना है, ये स्किलफुल एक्टिविटीज में आर्ट्स आता है। तो इसके 3 पॉइंट्स पढ़ लोगे तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए लिखने के लिए, और आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, ये लिख के ले लो। ठीक है, तो अपन ऐसे करके अब सेकंड सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। सेकंड क्वेश्चन इस कुछ पर्टिकुलर टाइप से मैंने क्वेश्चन लिए। तो पर्टिकुलर टाइप का जो पहला क्वेश्चन आता है वो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन प्लानिंग। प्लानिंग में स्टैटिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक, आपको सिर्फ ये 12 वर्ड है। क्या 12 वर्ड कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ 12 वर्ड से याद रखना है, बहुत ईजी। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। देखो मैंने वो बड़ा सा कोई पैराग्राफ नहीं लिया, एक सिंपल से पॉइंट से याद रखो, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो, खत्म। आप कम भी लिखोगे, टाइम भी बचेगा, और ज्यादा याद और ज्यादा चीजें लिख भी। देखो आप पॉइंट से ही समझ सकते हो क्या बता रहा है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन मेकिंग कैसे करना है वो इन्फॉर्म करना। फोरकास्टिंग मतलब आगे के बारे में बताना क्या होना है या प्रिडिक्शन करना। रिसोर्स एलोकेशन मतलब रिसोर्स देना। और रिस्क मैनेजमेंट मतलब कोई रिस्क तो हो गई, वही स्टैटिक्स करेंगे तो कुछ ना कुछ रिस्क आएगा, उसका करना। और परफॉर्मेंस कि अपना इलुमुलेट करना कि कैसे परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है। कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। Statistics provide crucial data to helping inform and accurate decision during the planning। जब अपन प्लानिंग का प्रोसेस करते हैं मतलब प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो जो अपने एक्यूरेट डिसीजन लेते हैं और क्रूशियल डाटा मतलब जो अपने मेनली डाटा है उस पर कुछ मैनिपुलेट करते हैं, उसको कुछ डिसीजन लेते हैं कि देखो अब ऐसा करते हैं, ये डाटा अपन को मिल गया है, इसको इस तरफ रखते हैं, और इस डाटा के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन, जैसे अपना पॉपुलेशन का डाटा हो गया तो पॉपुलेशन का डाटा अपन ने सारा ले लिया, तो उसके पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि पॉपुलेशन किस किस की पॉपुलेशन किस कास्ट वाइज लेनी है, उसको इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डाटा होने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका डिसीजन। फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि फोरकास्ट और प्रिडिक्शन का हेल्प इन प्रिडिक्टिंग कि फ्यूचर ट्रेंड, मतलब आगे जैसे अपने 2011 का सेंसस लिया था पॉपुलेशन का, वो क्यों लिया था? आज की पॉपुलेशन बताने के लिए लिया होगा। उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने प्रतिमा पटेल ने क्यों लिया होगा? ये डिसीजन इसलिए लिया होगा कि आज की प्रिडिक्शन बताने की कितने पॉपुलेशन है कितना नहीं है, जिससे आज काफी चीजें, सिर्फ 2011 का आप सेंसस पढ़ोगे तो बहुत जगह पे वो काम आता है। रिसोर्स एलोकेशन की जैसे अपन को पता भी चलेगा, जैसे कहाँ पर कम जगह है, कहाँ पर कम लोग है, किस जगह कम लोग है, किस कास्ट के कम लोग है, कहाँ पर किसकी नीड है, कहाँ पर किस एजुकेशन की नीड है, उससे पता चलेगा अपन को स्टैटिक्स से। रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा? एक पोटेंशियल रिस्क, और ये भी आता है अगर आपको जितनी चीजें ज्यादा पता होती है उतना रिस्क भी बढ़ता है। परफॉर्म अपन परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि किसमें कहाँ, अब जैसे 2011 का है, अब अगर अगले सालों में कुछ आता है अगला, तो अपन को पता चलेगा कि अपना परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो गया। समझ में आया? समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द स्कोप ऑफ स्टैटिक। देखो इसका शॉर्ट आंसर आया तो ये वाला आंसर लिखना, अगर लॉन्ग आंसर आएगा तो अगली जो आंसर आने वाला है उसके हिसाब से लिखना। लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर देख लेना आपके हिसाब से ना, कितना नंबर का है उसके हिसाब से। स्कोप क्या है स्टैटिक्स का? ऑब्वियसली काफी स्कोप है, सिर्फ इसी मैंने एजुकेशन फील्ड में तो भारी स्कोप है। आपने कभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स को पढ़ा हो तो वो जो इंस्टीट्यूट है अपना इंडिया का बहुत लेवल टॉप पे, उसके जो मैथमेटिशियंस है बहुत तगड़े हैं। ठीक है, तो कभी सर्च मारना, बट अब ये पढ़ो। डिस्कस द स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। ध्यान दे रहे हो? ध्यान दो। स्टैटिक्स मेथड्स सच एज मेथड ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन। सिंपल सी स्टैटिक के मेथड्स है जो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज करने और इंटरप्रिटेशन में अपन यूज करते हैं, वो स्कोप होता है भाई। और अप्लाइड स्टैटिक विच अप्लाइड प्रैक्टिकल साइड्स, जैसे डिस्क्रिप्टिव अप्लाइंग स्टैटिक्स। ये चीज 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या रखने हैं? डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिक। तो भी स्टैटिक को डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने में किस तरीके से लिखना है। साइंटिफिक, जो साइंस का पॉइंट बताया था मैंने, साइंटिफिक मेथड, किस मेथड से अपन को चल के किस टेक्निक से अपन को ये चीजें लिखनी है, वो साइंटिफिक। डिस्क्रिप्टिव मतलब किस तरीके से लिखना है। बिजनेस स्टैटिक मतलब मार्केट में ये चीज कितनी चल रही है कितनी नहीं चल रही है, उसको बोलेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, यह है शॉर्ट आंसर में। अगर लॉन्ग आंसर बात करें तो आपको ये सिर्फ 4 और शायद तक और कुछ होंगे 7 पॉइंट। 7 पॉइंट याद करना है, बहुत इजी पॉइंट्स आपको सुनते ही समझ आ जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स तो एक तो वही हो गया कि लिखना है कलेक्टिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग डाटा किस ग्राफ्स में, टेबल्स। देखो अपन कैसे स्टैटिक्स को कैसे दिखाते हैं, ग्राफ में, चार्ट्स में, टेबल्स में, इस तरीके से अपना डाटा को दिखाते हैं। तो इस तरीके से दिखाने को अपन क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। मैंने कोई चार्ट्स में, ग्राफ्स में या टेबल्स में बता दिया, जैसे मैक्स इक्वेशन है मैंने उसको ग्राफ में बता दिया, चार्ट में मैंने पॉपुलेशन सेंसस बता दिया, टेबल्स में मैंने कुछ दो चीज डिफरेंस बता दी, उसको स्टैटिक्स से कहेंगे भाई। स्टैटिक्स से अपन नाप तोल पाएंगे ना यार। ठीक है, इन्फ्रेटल स्टैटिक्स फोकस ऑन मेकिंग प्रेडिक्शंस के टर्म्स में होता है तो इन्फ्रेटल स्टैटिक्स होता है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स सिंपल सी चीज है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में कितना यूज आता है स्टैटिक्स का, सोशल साइंस में कितना यूज आता है आप छोटा बहुत पढ़ सकते हो। तो आपको बस ये पॉइंट्स याद, बिजनेस, सोशल साइंस, सारे सारे फील्ड याद कर दो, सिंपल सी बात है। बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस। ठीक है, हेल्थ केयर, मेडिसिन आ गया अपना, फार्मेसी वाला काम, बायो वाला काम, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, आर्ट्स वाला काम भी आ गया, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, साइंस वाले पे काम आ गया। मतलब ये 3-4 अपन पॉइंट्स लिख लेंगे, बहुत ईजी पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है पढ़ लेते हैं एक बार। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इंफीरियल स्टैटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस,
हेल्थ एंड केयर एंड मेडिसिन, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग और नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन है जो आप पढ़ लोगे। ये डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छी प्रिसाइज ली है, तो प्रिसाइजली आप ये लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप, मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये चीज़ आप पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर निकलेगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आ सकता है इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स इज लाइक अ नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज और अलजेब्रा, इट मे प्रूव ऑफ यूज एट एनी पॉइंट और एनी सर्कमस्टेंस। बहुत तगड़ी लाइन है। हु इज ऑथर, कौन है ऑथर? इस अच्छी सी स्टेटमेंट का ऑथर कौन है? इस अच्छी सी स्टेटमेंट का ऑथर है डॉक्टर ए एल बोले, है ना? डॉक्टर ए एल बोले। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या नाम है उसका? डॉक्टर ए एल बोले। इनका नाम जरूर याद रखना। आ सकता है बहुत छोटा सा शॉर्ट टर्म में आपको एक सिंपल सा पूछ लिया, इसका एक लंबा भी पूछ ले, बस एक शॉर्ट टर्म तो भी एक नंबर तो मिल ही जाएगा ना, ए एल बोले। तो ये चीज याद रखना। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे कि थर्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। थर्ड टाइप के जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो मेनली प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, इन पॉइंट्स पे लिए है ना। तो इन पॉइंट्स पे पहला क्वेश्चन क्या है? पॉइंट आउट द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा मतलब जो पहला डाटा अपन लेते हैं, जैसे बुक में पहला सिलेबस में जो डाटा ले रहा है अपन। सेकंड डाटा की बात नहीं कर रहे हैं कि मैंने सेकंड डाटा कहाँ से लिया। मैंने जो ओरिजिनल जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। उसके मेथड्स क्या होते हैं? ओरिजिनली के लिए आपको एक डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। कोई भी डाटा लेना है, कोई भी आपको चीज़ इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको कुछ चीज़ समझनी है, तो उसके लिए पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। मुझे कहीं भी किसी के बारे में समझना है, किसी के बारे में जानना है, तो उसकी प्रोफाइल पे जाना या फिर उसके बारे में कहीं सर्च मारना है, किसी से पूछना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट करना पड़ेगा ये चीज़। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इसका पहला पॉइंट आ जाता है। इनडायरेक्ट, जब आपने डायरेक्ट कर दिया और डायरेक्ट सब समझ में आ जाए, डाटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय इन्वेस्टिगेटर थ्रू पर्सनल इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन से अपन समझ सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स इजी है, आप खुद के हिसाब से भी आप लैंग्वेज लिख सकते हो, बट ये लैंग्वेज एक बार पढ़ लेना तो बेटर रहेगा। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, ऑरल मतलब बोल के इन्वेस्टिगेशन करना, पर इनडायरेक्टली मतलब किसी और से किसी और के बारे में पूछना। ये चीज़ भी प्राइमरी डाटा, क्योंकि आप पूछना मेनली उसी के बारे में चाहते हो, उसका ओरिजिनल डाटा ही चाहते हो, बट आप इनडायरेक्टली पूछ रहे हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली खत्म। क्वेश्चन है सर्वे, सर्वेज और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे मेडिकल में भी बहुत सर्वेज होते हैं, और मार्केटिंग में, बहुत पीएचडी में जब परस्यू कर रहे होते हैं तब बहुत सारे सर्वे पूछते हैं। ठीक है, सर्वे करते हैं ना। तो सर्वे क्यों करते हैं? पीएचडी वाले के सर्वे क्यों करते हैं? उनके रिसर्च वर्क के लिए करते हैं, जिससे उनको पता चले कि कहाँ नीड है और कहाँ नीड नहीं है। ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेश्चनर्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम रेस्पोंडेंट आइदर इन पर्सन, बाय मेल और ऑनलाइन। पर्सन से, बाय मेल या बाय ऑनलाइन वो क्वेश्चंस करते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे यूट्यूब वाला खुद ही अपने सर्वे कराता है, जिससे उसका डाटा को अच्छा एफिशिएंट बना सके, है ना। सिंपल सी बात, समझ गए अब तो। ऑब्जर्वेशन मेथड ऑब्जर्व करना सबसे बड़ी बात है। किसी भी जगह पे आप ऑब्जर्व खुद से करते हो, ये तो आप कहीं डायरेक्ट नहीं हो, इनडायरेक्ट नहीं है, या आप खुद से ऑब्जर्व कर रहे हो कि देख रहे हो कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। ये भी प्राइमरी डाटा का ही होगा, क्योंकि आपका मेन गोल क्या है? उस डाटा को समझना। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। सेकंड पॉइंट है एक्सपेरिमेंट्स। चलो ठीक है, अब आप कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो आप देख रहे हो, पूछ रहे हो, करो। एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ेंगे भाई। प्रैक्टिकल तो तभी होगा ना जब एक्सपेरिमेंट करूंगा, जब मुझे एक डाटा मिलेगा। कुछ किसी का भी डाटा हो, साइंस में डाटा हो, आर्ट्स में डाटा हो, कॉमर्स में डाटा हो, वो जब तक मैं उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, जब तक। देखो, सीए फाउंडेशन भी होता है बैच, शायद पहले होता होगा, तो सीए फाउंडेशन का सीए इंटर करते हैं। सीए इंटर के बाद आर्टिकलशिप क्यों करते हैं? आर्टिकलशिप करने का यही मेन रीजन होता है कि उनको पता पड़े कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकल वैल्यूज क्या होती है, तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ रहा होगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। और टेलीफोन इंटरव्यूज होते हैं, टेलीफोन इंटरव्यू से भी आप चीज़ देख सकते हो। तो पॉइंट्स है, लिखना है क्या। अब अपन पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पायलट सर्वे। अब दो तरह के सर्वे आएंगे, एक तो पायलट सर्वे और एक और सर्वे होगा, उसका आगे वाला पढ़ेंगे अपन। पहले अपन पायलट सर्वे, बहुत इजी है, नाम से पायलट है, उड़ान भरने के तैयार है, बट इजी है। बिफोर एक्चुअली कमेंसिंग द वर्क ऑफ कलेक्शन ऑफ टास्क चेक मस्ट ऑल, मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी आप डाटा कलेक्ट करते हो और दो डाटा कलेक्ट कर लिया है, उसको आपने बना दिया, एक सीरीज ऑफ वे में बना दिया, उसके बाद चेकिंग करना है। जैसे एनसीईआरटी को भी 2-3 बार चेकिंग होती है उनकी बुक्स कि क्या सही है, क्या चीज़ गलत है, तो भी गलत आ जाता है, वो अलग बात है, कुछ कुछ चीज़ें आ जाती है, बट पहले एक चेकिंग होता है। उस चेकिंग को प्रोसेस को कहते हैं पायलट सर्वे। पहले ऊपर ऊपर से एक सर्वे जरूर कर देना चाहिए। तो बिफोर एक्चुअली कमेंसिंग द वर्क ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करने से पहले अ टेस्ट चेक मस्ट ऑलवेज बी डन बाय गेटिंग सम ऑफ द क्वेश्चनर्स। कुछ क्वेश्चन पहले से बना ले, क्योंकि देखो टेस्ट करेंगे तब अपन को और क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है अपना डाटा भी इंप्रूव हो जाए और एरर्स भी मिट जाए। फिल्ड इन बाय द इल्यूमिनेटर्स ऑन द सैंपल बेसिस, है ना, कि एक कुछ भी चीज़ काम की नहीं हो वो भी हट जाए सैंपल बेसिस से, और अपने क्वेश्चंस भी मिल जाए और अच्छे से। इसको बोलते हैं अपन पायलट सर्वे। या आप
याद कर देना। देखो याद करने का सिंपल है, कलेक्शन से पहले मतलब बिफोर एक्चुअली कमेंसिंग द वर्क ऑफ डाटा, अ टेस्ट, एक टेस्ट लेना। अ टेस्ट मस्ट ऑलवेज बी डन बाय गेटिंग सम द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करके फिल्ड इन बाय द इल्यूमिनेटर्स ऑन सैंपल, सैंपल बेसिस से इल्यूमिनेटर्स कर सके। इसको एक सिंपल सा पायलट सर्वे सा कहते हैं। समझ में आ रहा? ठीक है। इट विल हेल्प इल्यूमिनेट और मतलब एरर्स को मिटाने का काम करता है, एरर्स को मिटाने का काम करता है ना। सिंपल सी चीज़ है। अब आगे भी अपन एरर्स के बारे में कुछ और भी पढ़ने वाले हैं। ऑन व्हाट पॉइंट्स एडिटर्स पे अटेंशन वाइल राइटिंग दिस। देखो एडिटर्स जो एडिट करते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज उस डाटा की नहीं होती है, सच बात है। उनको ज़्यादा नॉलेज, उनको बस ठीक है, इनको एक ऊपर ऊपर का टेस्ट पता हो या उन्होंने कभी पढ़ रखा हो तो पता होता है, वरना एडिटर्स को ज़्यादा नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तो उनको उनके लिए सेकंड डाटा हुआ ना भाई, उनको नहीं पता है, उनका एम नहीं है फोकस, उनका एम है इसको एडिट करना। तो उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए कि आप ये चीज़ देख लो इस डाटा के बारे में, क्या क्या कुछ पॉइंट है, सिंपल से पॉइंट है, आप इजीली समझ लो। ठीक है। ये जो पायलट सर्वे था इसको मैं जरूर कहूँगा एक बार रीड आउट अच्छे से करना, क्योंकि आने के चांसेस है। और पॉइंट्स आउट वाले हो, है ना, समझ लो ना, क्योंकि हाँ। तो सेकंड डाटा को एक तो करेक्टनेस, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए। आप देख लो कि डाटा एक्यूरेट और एरर फ्री तो है, मतलब कुछ चीज़ छोटी मोटी एरर तो नहीं है। अगर उनने कुछ एरर लिख रखी है तो वो एरर नहीं है, या फिर आप बात करके बता दो कि एरर तो कुछ नहीं है और एरर थी क्या, मिट गई है। रेलेवेंस, क्या डाटा टॉपिक से रिलेटेड, इतना तो हमको पता चल ही जाता है एडिट करने वाले को भी, डाटा या टॉपिक इक्वल मतलब रिलेवेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंसी, मतलब क्या सोर्सेज लगातार एक ही के चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है यहाँ पर तो ये बीकॉम चल गया यहाँ से बीएससी चलाने लग गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। वर्थनेस, मतलब सोर्स क्या वर्थनेस है, ऐसा तो नहीं है कॉपीराइट पड़ता है ऐसा इन टर्म्स में। कंप्लीटनेस, कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं आधा सोर्स उनसे रह गया हो देना आपको। या प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन तो इसकी बढ़िया बनानी है, क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। ऐसा नहीं कि इसकी लैंग्वेज इंग्लिश की इतनी बारी कर दी है कि कोई समझ नहीं पाए, या हिंदी की लैंग्वेज इतनी बारी कर दी है अपन समझना पाए, और कॉन्टेक्स्ट के वर्ड्स में है या नहीं है। इसके कुछ 3 7 पॉइंट्स है, याद करना है। CRCSCPC, CRCSCPC सिंपल याद करना है। करेक्टनेस, रिलेवेंस, कंसिस्टेंसी, सोर्स, ट्रस्टवर्दीनेस, कंप्लीटनेस और प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये ऐसा होता है अपना क्वेश्चन थोड़ा खत्म। अपन अब फोर्थ क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग। दो टाइप के सैम्पलिंग है, एक तो क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। इनमें थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है। हम्म, ये आप लैंग्वेज पढ़ लेना, लैंग्वेज सिंपल सी है, इसमें कितनी हिट कोई भी एक यूनिवर्स, मतलब एक सैम्पलिंग को डिवाइड करना है दो पार्ट में, होमोजेनिटी और हेटेरोजेनिटी, मतलब एक सेमनेस में और एक डिफरेंसनेस में, मतलब दो अलग अलग चीज़ें और दो सेम, एक सेम चीज़ें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ अपन रैंडम सैंपल ले लेते हैं, इसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इसको भी वही चीज़ है, बस इसमें होमोजेनियस अंदर से लेते हैं और हेटेरोजेनियस उसके बाहर से लेते हैं। मतलब ये बड़े डाटा पे अगर काम करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड लेते हैं, और छोटे डाटा पे काम करते हैं तो क्लस्टर लेते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन है, वरना दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है, आप पढ़ लेना, रीड आउट कर देना। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, सिर्फ ये तो सैंपल में क्या एरर आती है और क्या एरर नहीं आती है। डेफिनेशन में डेट का अगर बिकॉज ओनली पार्ट पॉपुलेशन सर्वे करते हैं, होल पॉपुलेशन का सर्वे नहीं करते हैं, कॉज क्या एग्जांपल क्या है, रीड आउट कर देना, ये तो इजी पॉइंट है। नॉन सैम्पलिंग का भी डेट अकर्स, रीड आउट पॉइंट्स थे वो तो। कुछ क्वेश्चन मैंने रीड आउट के लिए जिससे आपको लास्ट टाइम पे ठीक है, आप कुछ ज़्यादा लोड ना हो, बट पढ़ लो एक बार। ये है मेन लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी शो। क्या लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी शो था, ठीक है। लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी स्टेट दैट इफ अ लार्ज इनफ सैंपल इज टेकन फ्रॉम अ population, the sample will closely reflect the characteristic of the entire population. In other words, the larger the sample, the more likely it is to represent the true nature. जितना बड़ा सैंपल होगा, जितना बड़ा सैंपल होगा, उतना पॉपुलेशन का ट्रू नेचर पता चलेगा। देखो सिर्फ राजस्थान का लूंगा तो चलेगा नहीं, मुझे अगर मैं पूरा इंडिया का लूंगा तो मुझे पता चलेगा कहाँ पर पॉवर्टी है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर किसकी नीड है और कहाँ पर नहीं है। अगर राजस्थान में लूंगा तो हो सकता है मुझे लगे कि ये पार्ट बहुत अमीर है, बट जब मैं पूरे इंडिया में लूंगा तो पता चलेगा कि वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ का देश और वहाँ की जो पूरा जीडीपी है वो कम है उन दूसरे के कंपेयर से, और क्यों कम है तब पता चल जाएगा आपको। प्रॉब्लम्स कहाँ दिखेंगे, ट्रू नेचर जब दिखता है, जब अपन सैंपल बड़े का लेते हैं। इसी को अपन लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी कहते हैं। तो पैटर्न्स और ट्रेंड्स आपको पता चल जाएगा चीजें कि कितनी ज्यादा कितनी कम है। अगर अपन बात करें लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स का मतलब क्या होता है, ऑफ्टन रेफर टू एज लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहते हैं इसको। साइज ऑफ द एज द साइज ऑफ द सैंपल इंक्रीजेज, अगर मैं साइज का सैंपल का बढ़ाता हूँ, द सैंपल मीन एवरेज विल गेट क्लोजर टू पॉपुलेशन मीन। जितनी भी पॉपुलेशन है टोटल, एज ए टोटल पॉपुलेशन, मैं सिर्फ अपनी जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी डाटा की पॉपुलेशन है उसका जो मीन लूंगा, और जितना मैं सैंपल बढ़ाता जाऊंगा, मतलब जितनी सैंपली चीजें, मतलब जितना डाटा मैं कलेक्ट करता जाऊंगा उसमें सैंपल बढ़ाता जाऊंगा, उतना उसका मीन जो है एवरेज वो बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे आज राजस्थान का ही अगर लूंगा तो जीडीपी मुझे एक ज्यादा लिखेगी पॉपुलेशन के हिसाब से, पर जब इंडिया की लूंगा तो मुझे वो कम दिखेगी या ज्यादा दिखेगा, मार्केट प्राइस कम दिखेगा ज्यादा दिखेगा, ऐसा कुछ होगा।
इसी चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया जैसे साइंस का कॉन्सेप्ट था मोशन का, चलता रहेगा आता रहेगा, वैसे लार्ज नंबर का जब लॉ ऑफ इनर्शिया करते हैं तो अपन को पता लगने लगता है कि एक्चुअली पॉइंट क्या है। जब एवरेज लेने लगते हैं ना छोटे से बड़े 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 का पूरा वर्ल्ड का, तब अपन को पता चलता है चीजें प्रॉब्लम्स या फिर किस पैरामीटर की स्टेबिलिटी पे मुझे ये चीजें देखनी चाहिए। ये क्वेश्चन लॉ वाले को दो क्वेश्चंस को रीड आउट कर देना, इजी क्वेश्चंस है, समझा भी दिया ऑलरेडी। एरर्स, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर्स, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, मतलब एरर होने के क्या चांसेस हो सकते हैं। एरर ओरिजिन, जब मैंने डाटा कलेक्ट करी हो तभी मैंने कुछ गलती सुन ली हो, या मैंने गलत डाटा ले लिया हो, किसी से गलत इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई हो, उससे हो सकता है। इन एडुकेशन डाटा इनिक्विटी और साइज ऑफ सैंपल स्मॉल द एरर इज ड्यू, हो सकता है कि मैंने साइज बहुत कम ली हो, मैंने सिर्फ मेरे यहाँ उदयपुर की ली हो और बाहर की नहीं ली हो, मैंने बीकानेर की नहीं ली हो, मैंने जो झारखंड की मैंने चूरू झुंझुनू इन टाइप की पॉपुलेशन नहीं ली हो, तो हो सकता है मुझे डाटा अलग मिला हो। उदयपुर का मेरे को बहुत अच्छा टूरिज्म दिख जाओ, पर अगर मैं इंडिया के और ओवरऑल बात करूंगा तो मुझे पता चला हो कि उदयपुर में ऐसी बहुत सारी चीजें जो एक्चुअली है कम, तो इससे एरर पता चलती है। एरर का पता करना का मामला है ना पूरा। जैसे कि अपन बन गया एरर ऑफ मैनिपुलेशन, कि एनालाइज और इंटरप्रिटेशन में कुछ गलती कर दी हो, कि एनालाइज में किसी चीज को मेरे को नहीं लेना था, मैंने उसको ज्यादा पॉइंट दे दिया, कम पॉइंट दे दिया, उस एनालाइज इंटरप्रिटेशन में गलती हो गया, इंटरप्रिटेशन में गलती हो गई, जिससे मैंने ली है बात, उससे केयरलेसली उसने मुझे नहीं प्रोवाइड किया, मैंने उससे प्रोवाइड ली, सही से नहीं सुनी है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक पॉसिबल एरर क्या होता है, पॉसिबल एरर टू एनी पोटेंशियल मिस्टेक और डिस्क्रिप्सी दैट अकर ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन प्रोसेसिंग एनालाइज। जब मैं एनालाइज कर रहा था, जब मैं प्रोसेस कर रहा था उस चीज को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, या एनालाइज कर रहा था, डाटा को कलेक्ट करने वाला था, तब मैंने एक पोटेंशियल मिस्टेक कर दी और डिस्क्रिप्शन कुछ बिगाड़ दिया हो वहां पर चीज पे, उस चीज को अपन बोलते हैं पॉसिबल एरर। की हो सकती है, देखो अगर मैं कभी प्रोसेस कर रहा हूँ डाटा को एनालाइज कर रहा हूँ, तो हो सकती है कुछ ना कुछ डाटा में मैंने गलती कर दी हो, गलत से नहीं लिया, या फिर मेरा पर्सपेक्टिव नहीं गया उस चीज डाटा पे, है ना, तो वहाँ पोटेंशियल मिस्टेक्स हो सकती है। उस पोटेंशियल मिस्टेक्स को कहते हैं पॉसिबल एरर्स की, एरर हो सकती है। वेरियस सोर्सेज होते हैं करेक्ट मेजरमेंट, मैंने मेजरमेंट क्या सही लिया नहीं हो, सिर्फ मैक्स का मेजरमेंट नहीं है, मार्केट का मेजरमेंट भी हो सकता है। डाटा एंट्री मिस्टेक, डाटा एंट्री में भी मिस्टेक कर देते हैं लोग तो, और सर्वे प्रोसेस में, जैसे अपने कॉपी अपने जो पेपर्स आते हैं उसमें भी बहुत सारे मिस्टेक हो जाती है, जबकि इतना करेक्टनेस के बाद आता है, तो ये भी पॉसिबल एरर्स है, ये होता है। अब आया एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जब पढ़ लेना अच्छा सा। एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू, जो अपन ने वैल्यू को मेजर्ड किया है, अगर उससे मैं ट्रू वैल्यू, उसकी जो ट्रू वैल्यू है जो मैंने मेजर्ड की है, ट्रू वैल्यू जो उसकी एक्चुअली निकली है और जो मैंने मेजर किया वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस, मतलब मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का उसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट यही एरर होगा, मैंने मेजर वैल्यू कर दी, ट्रू वैल्यू कर दी, तो मेजरली यही एरर बचा होगा जो हो सकता है। जैसे ट्रू वैल्यू है 50, मेजर वैल्यू 47, तो कितना है 3, 3 हो सकता है उसका एब्सोल्यूट एरर। यूज क्या होता है एक्चुअल अमाउंट को देखने के लिए कितना कितना। रिलेटिव एरर क्या होता है, सिर्फ जानने के लिए कितना आता है। एब्सोल्यूट एरर एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू, कि ट्रू वैल्यू का कितना परसेंटेज है, फ्रैक्शन उसको बोलते हैं, डेफिनेशन मान सकते हैं रिलेटिव। फॉर्मूला इसका होता है रिलेटिव वैल्यू इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर, कितनी एक्चुअली एरर हुई है, अपॉन ट्रू वैल्यू। मतलब ये अपन को जानना है, रिलेटिव एरर का मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर अपन को मिल गई, बिना रिलेटिव देखो एब्सोल्यूट, बिना एब्सोल्यूट एरर के अपन रिलेटिव एरर नहीं निकाल सकते हैं। रिलेटिव एरर का एक सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो एब्सोल्यूट एरर है उसका परसेंटेज कितना है, कि ट्रू वैल्यू से कितनी 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 कम या कितनी ज्यादा आई है। ठीक है, हो सकता है ट्रू वैल्यू से ज्यादा आई हो, ट्रू वैल्यू से कम है, कितनी आई हो, तो उसको परसेंटेज बेसिस में जब अपन डिवाइड करते हैं तो उसको आता है रिलेटिव एरर। उसका सिंपल सा फॉर्मूला एब्सोल्यूट एरर जो भी आई है, जैसे 3 आ गई थी, इसकी 3 लिख लो, ट्रू वैल्यू थी अपने 50, 50 लिखी, मल्टीप्लाई 100, 2 टू 6% आ जाएगा। तो 6% अपनी एरर थी कि जो रह गई थी, मतलब 6% अपनी चीजें नहीं देखी है, 6% ज्यादा या कम रह गई थी अपना एरर। इस पॉइंट से आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन। फोर एंड क्रॉस मेथड रीड आउट मेथड से तो इजीली कोई भी 4 मेथड से अपन जो चीजें समझते, 4 सोर्सेज, मतलब 4 अलग अलग सोर्सेज होंगे, मतलब 4, एक इंस्टाग्राम हो गया, एक फेसबुक हो गया, एक टेलीग्राम हो गया, एक लिंक्ड हो गया, इन 4 सोर्सेज से मैंने कोई कलेक्शन लिया है, कोई डाटा लिया है, और उसके बाद मैंने उसको कंपेयर करके कोई उसके एरर्स या एक्यूरेसी में सही किया हो, कि एक डाटा इसने दिया, एक डाटा दिया, उन दोनों को कंपेयर किया, इनको देखा, उससे एक्यूरेसी और मैंने ये चीज हटाई, उसको इस मेथड को अपन कहते हैं फोर एंड क्रॉस मेथड। इसको एक सिस्टमेटिक मेथड कहते हैं डाटा कलेक्शन और एड्रेस करने के लिए। आप रीड आउट कर सकते हो, सिंपल सी चीज है, ये रीडाउट्स वाले ही हैं। मेन जो फर्स्ट में मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, उसके ज़्यादा है। टेबुलेशन वाला टेबल बनाना है, सिंपल सी टेबल क्या करती है क्या नहीं करती है, टेबल से कितना अच्छा काम होता है, एक्सेल की जो टेबल्स होती है उससे अपने कितना बेनिफिट्स मिलता है, वो इसके बारे में पूरा बता रखा है। मैकेनिकल टेबल्स मतलब होती है मैकेनिकली, मतलब मशीनली टेबल्स। अब एक तो टेबल मैंने बना रखी है कि तो आपको
देखने के लिए क्या क्या होती है, क्या क्या डिफरेंस आता है, कितना नहीं आता है, क्या डाटा कलेक्शन, क्या स्टैटिक्स है, वो सिंपल चीज़ है। मैकेनिकल टर्म मतलब मैंने कोड वाइज कुछ चीज़ किया, मैंने कोई कंप्यूटर में काम किया, मैंने कुछ कोड में कुछ कंप्यूटर साइंस का वर्क लिया है, जिससे मैंने कोड बनाया, कोड से मैंने इस चीज़ को इंटरप्रेट किया है और उससे वेरीफाई मैंने कुछ चीज़ की है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल टेबुलेशन। ज़्यादातर अपने जो वेरिफिकेशन होते हैं वो मैकेनिकली होते हैं, जो पेपर्स होते हैं जेई इनके जो वेरिफिकेशन होते हैं, जेई नीट का भी इनका मैकेनिकल टेबुलेशन से एरर होता है कि कितना एरर, कितना निकला, क्या नहीं निकला, क्या प्रॉब्लम, जैसे अपन पढ़ सकते हो कोडिंग। अब अपन लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ लेना आपको बहुत प्यारा है। क्लासिफिकेशन टेबुलेशन का सिंपल है, रीड आउट कर देना। तो टेबुलेशन आफ्टर वर्ड फर्स्ट क्लासिफिकेशन, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है, बहुत चांसेस है, तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना। दूसरे भी आ सकते हैं बट उनको रीड आउट करने के लिए मैं बोलता हूँ, पर इनको मैं कहता हूँ कि आप पढ़ लेना। जो जो मैंने बोला इनको पढ़ लेना, उनको जरूर पढ़ना। जैसे कि हो गया डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। जैसे कि पहला पॉइंट होता है द वैल्यू ऑफ आइटम्स एंड फ्रीक्वेंसीज आर रिटर्न। इसमें जो भी कितने वैल्यूज, आइटम की क्या वैल्यू है और उसकी कितने मतलब कितने मैंने आइटम लिए, जैसे अपन एक लिस्ट देख लें, अपन मॉल वॉल से मिलती है, तो उसमें कितना उस आइटम वैल्यू की और कितनी फ्रीक्वेंसी क्या है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और कंटिन्यूस सीरीज उस चीज को बोलते हैं जो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज आर रिटर्न। इसमें फ्रीक्वेंसी तो कितनी ली है वो तो रिटर्न होती है, पर किस क्लास इंटरवल, मतलब किन इंटरवल्स में कहाँ जाके ली है वो लिखा, मतलब ये नहीं लिखा होता इसकी वैल्यू क्या है, पर ये लिखा होता है कि कब लिए और कब नहीं लिए, इंटरवल्स लिखे होते हैं, क्लास इंटरवल्स। मेजरमेंट्स आर एक्चुअल इन बोल नंबर्स, मतलब पूरे बोल नंबर्स में जो इनका मेजरमेंट होता है, जो एक एक्यूरेसी होती है वो अच्छी होती है डिस्क्रीट सीरीज की। और इनका जो मेजरमेंट होता है रियल भी नहीं होता और बोल नंबर्स में भी नहीं होता है, तो कह सकते हैं इनकी कंटिन्यूस सीरीज की थोड़ी सी मेजरमेंट और एक्यूरेसी डाउनफॉल होती है। डिफरेंस इन वैल्यू समवॉट डिफाइनाइट। इनकी जो वैल्यू डिफरेंस होता है ना कि कितने वैल्यू का डिफरेंस है एक से दूसरे को, उससे अपन को चीजें पता चलती है, पर इसमें पता नहीं चलती क्योंकि इसमें क्लास क्लास इंटरवल कब ली कब नहीं ली, मुझे इससे क्या लेना देना है ना। मुझे तो क्या लेना कि वैल्यूज कितनी थी इसकी, इसकी इतनी थी, अच्छा ये 1 किलो में इतनी मिली, आधे किलो में इतनी मिली, तो पता चलेगा ना कि क्या वैल्यूज में डिफरेंस है। फ्रेम में द यूनिट कैन नॉट बी ब्रोकन एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब इसकी फ्रेम कितना भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब आगे बढ़ाते जाओ पर ये ब्रोकन नहीं हुआ इसका, क्या फ्रेम कैन बी फ्रेम इवन व्हेन यूनिट डिजायरेबल हाईएस्ट वेट, कितना भी हाईएस्ट वेट का भी ले लो, पर ये इसकी फ्रेम्ड हो सकती है कि कितनी चीज़ है और कितनी चीज़ नहीं है, और इसमें फ्रेम नहीं हो सकती क्योंकि ऑब्वियसली इसका वैल्यूज का डिफरेंस भी आ जाता है, इसमें मेजरमेंट भी एक्चुअली होता है, इसमें अपन वैल्यूज लेते हैं, तो वैल्यूज को फ्रेम करना मुश्किल है, बट इसमें ईजी है। तो 4 पॉइंट्स पढ़ लेना, 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर देना। और लास्ट पॉइंट एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव फॉर्म। इन एक्सक्लूसिव फॉर्म the class intervals are so fixed that the upper limit of one class is lower limit of the next class। एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब होता है कोई भी एक क्लास इंटरवल में अपन लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिक्स रहता है, तो उसकी जो अपर लिमिट होती है क्लास की, जो लोअर लिमिट होती है नेक्स्ट क्लास, है ना। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से बता रखा है ना। तो इसमें इसलिए बोल रहा था कंटिन्यूस सीरीज में इसका हाईएस्ट वेट भी डिजायरेबल होता है, बट इसमें वो चीज़ नहीं होती है ना। तो इसमें क्या होता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास लिमिट जो फिक्स रहती है। Thus, it ensure continuity of data, while inclusive form the upper limit of one class included in that itself there is no continuity। डाटा का कंटिन्यूटी नहीं होती है, सिंपल सी बात, हमको एक चीज़ डिफरेंस याद रखना है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है, उसमें कंटिन्यूटी होती है। कैसे, उसमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 फिक्स दे रखा होता है, पर एक्सक्लूसिव फॉर्म इंक्लूसिव फॉर्म में ऐसा रखा 0 से 20, 60 से 80, 120 से 150, इस तरीके से दे रखा होता है। मतलब इसकी जो होती है एक्सक्लूसिव फॉर्म्स की अपर लिमिट लोअर लिमिट के इक्वल होती है, इसमें नहीं होती है, इसलिए अपन इसको एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। अच्छा, इस तरीके से ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप रिकमेंडेड है एक तो स्टैटिक्स के मेथड्स, इसके साइंस और आर्ट्स वाला वो क्वेश्चन पढ़ लेना, और एरर्स पढ़ लेना, और कुछ अपन मीन मोड मीडियम्स के बारे में भी समझ लेंगे, जैसे मीन मोड मीडियम्स क्या होते हैं। मीन क्या होता है, मीन का मतलब एक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, मतलब कितने नंबर ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये होता है मीन। और मीडियम भी इसी तरीके से, कितनी कोई चीज़ ज़्यादा कितनी है, और मीडियम अपन इवन आउट से देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन जो नेक्स्ट अपना यूनिट लाने वाले यूनिट फर्स्ट के बारे में पूरा दे रखा है। सेकंड यूनिट आएंगे, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कराएंगे प्रैक्टिकल्स के, इसमें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन और रिकमेंडेड क्वेश्चन कर लोगे और उनकी लैंग्वेज समझ लोगे, तो आपके लिए मोर देन इनफ है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। तो कमेंट के साथ हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।